अभी तक ऐलान नहीं हुआ था। मैं उसके पास चला गया। मेरी उंगलियों के टिप से उसके स्कर्ट के छोर पर लगी धूल को धीरे से झाड़ दिया। मेरी आवाज बहुत ज्यादा भारी और कांप रही थी। उसने सिर उठाया और धीरे से बोली, कैसे? तूने सफेद पहन लिया? फिर तुरंत उसने अपना सिर फिर से अपनी बाहों में छुपा लिया। इतना लंबा समय तैयारी की थी, सोचा एक बार भी ना पहनूं तो गलत हो जाएगा ना। वो थोड़ा सा रुक गई। उसके कंधे हल्के से कांप उठे। वैसे भी कोई देखने वाला तो है नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके सूजे हुए टखने और उस खूबसूरत लहंगे पर पड़ी, मेरा दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दिया हो। ये कपड़े पहनने के लिए उसने जरूर दर्द सहन करते हुए बहुत मेहनत की होगी। और मैं नीचे वाली अफरा तफरी में उसे यहां इंतजार करते हुए लगभग भूल ही गया था। मैंने हाथ बढ़ाया और बहुत सावधानी से, लगभग श्रद्धा के साथ उसके बिखरे हुए बालों को छुआ। कौन कहता है? मेरी आवाज गहरी और कोमल थी। उसमें खुद को भी पता न चले वाली दर्द भरी ममता थी। मैंने देखा नहीं क्या? मैं एक घुटने के बल बैठ गया ताकि मेरी नजर कुर्सी पर बैठी बैतियान तियान के बराबर आ जाए। माफ करना, मैं देर से आ गया। ये लहंगा बहुत सुंदर है। मैंने आज तक जितनी भी चमकती सितारों को देखा है, उन सबसे ज्यादा चमकदार। बैतियान तियान ने अचानक सिर ऊपर उठाया। उसे शायद मेरी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद ही नहीं थी। वो पहले से तैयार थी कि मैं उसे चिढ़ाऊंगा या अजीब तरीके से तसल्ली दूंगा। लेकिन इतनी सीधी और सच्ची तारीफ की तो बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो जल्दी से मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। बकवास मत कर। किसने तुझसे तारीफ मांगी है? उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा धीमी हो गई थी। और देख लिया तो क्या फायदा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसका पैर जमीन पर रख दिया। फिर खड़ा हो गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मेरा हर हाव भाव स्वाभाविक और दृढ़ था। मेरी आंखों में रोज वाला छछुंदरपन नहीं, सिर्फ पूरा ध्यान था। डांस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। चैंपियन का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो। मैंने थोड़ा रुककर कोमल मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मेरा डांस पार्टनर यही है। तो बैतियान तियान जी, क्या आज रात की आखिरी डांस के लिए मुझे साथ चलने का मौका देंगी? बैतियान तियान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वो मेरे बड़े हुए हाथ को घूर रही थी। क्या तू पागल हो गया है? मेरा पैर। वो फुसफुसाई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई बात नहीं, सारा वजन तू मुझे दे दे। मेरा हाथ अभी भी हवा में स्थिर था, धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। उसके लिए जैसे सारी दुनिया सिर्फ उसी और इस नाचने वाली डांस तक सिमट गई हो। वो सच में मुझे न्योता दे रहा है। उसने मुझे नहीं भुलाया। बैतियान तियान का दिल जैसे किसी चीज से टकरा गया। कड़वाहट और मीठापन साथ साथ उबल पड़े, जिससे उसकी नाक की नोक में जलन सी होने लगी। वो मेरी आंखों में देख रही थी। उसमें ना कोई बहाना था, ना मजाक। सिर्फ शांत, कोमल और गंभीर ईमानदारी थी। टखना अभी भी दर्द कर रहा था। दिमाग कह रहा था कि यह बेवकूफी है। लेकिन दिल के उस कोने में जहां चांदनी पड़ रही थी, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, हां बोल दे। आखिरकार उसका छोटा सा हाथ, जो हल्के से कांप रहा था, मेरी हथेली में आ गिरा। मेरी उंगलियां तुरंत बंद हो गईं। गर्माहट और मजबूती से उसके ठंडे हाथ को अपने में समेट लिया। पहले से कह देती हूं, अगर पैर पर पैर रखकर दर्द हुआ तो मुझे मत कोसना। चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे से संभाल लूंगा। मैं मुस्कुराया। जैसे कोई अनमोल खजाना हाथ लग गया हो, हल्के से उसे कुर्सी से खींचकर खड़ा कर दिया। बैतियान तियान नंगे पैर मेरे पैर के ऊपर आ गई। मेरी मदद से एक पैर पर खड़ी हो गई। मैंने तुरंत उसकी कमर को अच्छे से थाम लिया। कोई संगीत नहीं था, सिर्फ खिड़की से बाहर से आती डांस की हल्की हल्की आवाजें और हम दोनों की धड़कनों का साथ साथ चलना। बैतियान तियान ने लगभग अपना पूरा वजन मेरी छाती पर टिका दिया था। उसका घायल पैर जमीन को बस छू रहा था। दूसरा पैर मेरे जूते पर था। उसकी नाक के पास मेरी हल्की खुशबू आ रही थी, जिसमें थोड़ी सी पसीने की महक भी मिली हुई थी। वो महक बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी गालें गर्म होने लगी थीं। लेकिन जैसे ही उसने मुझसे पूछा, मैं भारी हूं क्या, उसकी छोटी सी आवाज मेरी शर्ट के सामने से दबी हुई आई। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि तू मेरे पैरों पर खड़ी है। तूने ये चिकनी चुपड़ी बातें किससे सीखी? मेरा चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। मैंने अनजाने में वो बात दोहरा दी जो अभी अभी जीबू शाओ ने झाओ युए तियान से कही थी। मैंने हल्का सा खांसा। मेरे कान की लौ थोड़ी गर्म हो गई। बिना गुरु के सीख लिया? तू तो कह रही है मैं बड़ा होशियार हूं। मैंने सिर झुकाया। मेरा ठोड़ी उसके बालों के ऊपर लगभग छू रहा था। कोई संगीत नहीं था, फिर भी मैं टांग नाना ने पहले नाचते वक्त जो सिखाया था, उसी तरह धीरे धीरे गुनगुना रहा था। बेढंगा था, लेकिन बहुत कोमल। बैतियान तियान ने अपना गर्म चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया। मेरी स्थिर धड़कन और बेताल गुनगुनाहट सुनकर वो अचानक पुच करके हंस पड़ी। बहुत बुरा लग रहा है। चलो, थोड़ा बहुत तो चलेगा ना बैबड़ी जी? मैं भी उसके साथ हंस पड़ा।
लेकिन मेरी बाहें उसे और जोर से जकड़ ली। जो होना था सो हुआ। बैतियान तियान मुंह से तो चिढ़ा रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने में मेरी शर्ट को कसकर पकड़ रही थीं। कौन कहता है तू इतनी देर से आया? मैं तो कई चक्कर लगा चुकी थी। क्या? कई चक्कर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम दोनों चुप हो गए, बिना किसी संगीत के, सिर्फ हवा में लहराते हुए धीरे धीरे हिलते रहे। चांदनी ही हमारी एकमात्र रोशनी थी। हमारी परछाइयां ठंडे फर्श पर एक दूसरे में घुलती मिलती हिल रही थीं। मैंने इस शांत लय में उसके हाथ को पकड़कर बहुत धीरे से उसे घुमाया। वो बैठे बैठे ही एक खूबसूरत घुमाव पूरा कर रही थी। उसका चांदी जैसा सफेद घेरा हल्के से फैल गया। चांदनी की किरणें उस पर नाच रही थीं, जैसे टूटे हीरे आकाश गंगा में बिखर गए हों। देखा, फिर भी नाच तो सकते हैं ना? मैंने धीरे से कहा। मेरी नजर उससे एक पल के लिए भी नहीं हटी। बैतियान तियान ने सिर ऊपर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। मैं उसे देखभाल के लिए अपना पूरा ध्यान दे रहा था। उसे अपना वजन भी नहीं उठाने दे रहा था। बस इस बेढंगे लेकिन कोमल तरीके से उसके साथ नाच का रूप पूरा कर रहा था। इस पल सारी शिकायतें और उदासी मानो इस सावधानी भरे घुमाव में कहीं गुम हो गईं। वो रोते रोते हंस पड़ी और हल्के से कर दिया। लेकिन जैसा ही उसने कहा, दर्द हो रहा है फांग युआन, धीरे से कर, तू मर जाएगा क्या? बैतियान तियान की आवाज में लार भरी रोने जैसी कसमसाहट थी, लेकिन उसकी आंखें चुपके से मेरे चेहरे को देख रही थीं। बहुत हल्का कर रहा हूं। नाना जी ने पहले तेरी मदद की थी, तब तो तूने इतना रिएक्ट नहीं किया था। मैं हड़बड़ाते हुए बैतियान तियान के पैर पर सूखा नया पट्टी बांध रहा था। उसकी ये नखरे भरी आवाज सुनकर मेरे गाल लाल हो गए, लेकिन साफ था ये लड़की जानबूझकर ऐसी आवाज निकाल रही है। नाना जी तुझसे कहीं बेहतर हैं। बैतियान तियान ने नाक सिकोड़ी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान छिप नहीं पाई। आखिरकार मैंने आखिरी गांठ बांध दी। मेडिकल रूम की में सन्नाटा छा गया। बाहर की शोरगुल भी धीरे धीरे कम हो रहा था। डांस प्रोग्राम शायद खत्म होने वाला था। हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ और अपने घुटनों को थोड़ा मला। अब कैसा लग रहा है? बैतियान तियान ने हल्के से अपना टखना हिलाकर देखा। दर्द सच में कम हो गया था। बहुत बेहतर, शुक्रिया छोटे युवान। उसकी आवाज धीमी हो गई और पहली बार कुछ नरम लगी। लेकिन अचानक उसने लंबा स्वर निकाला और आंखें चालाकी से झपकाईं। तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। ड्रिप ड्रिप, बधाई हो होस्ट, आपने सिस्टम टास्क पूरा कर लिया। जियांगचंग यूनिवर्सिटी के वेलकम डांस का चैंपियन बन गए। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि इस अचानक सिस्टम अलर्ट से उछल पड़ा। क्या कर रहा है तू? मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं। बैतियान तियान भी मेरी अचानक हरकत से डर गई और मुंह फुला लिया। ये क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं पाया। मेरा दिमाग सिस्टम की आवाज और आने वाली जानकारी से बुजदिल हो रहा था। इनाम दिया जा रहा है, बधाई हो, आपको प्रॉप कार्ड मिला है, टाइम पॉज कार्ड। सिस्टम की यंत्रवत आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। टाइम पॉज कार्ड, एक बार इस्तेमाल होने वाला आइटम। इस्तेमाल करने के बाद होस्ट और रीबर्थ वाले के अलावा पूरी दुनिया का समय 10 मिनट के लिए रुक जाएगा। सिर्फ नॉन कॉम्बैट स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट, समय रिलेटिव है, लेकिन रुकने वाले लोगों के लिए ये 10 मिनट बिल्कुल खाली और पूर्ण होंगे। मैं अभी भी सिस्टम की बात से स्तब्ध था कि बैतियान तियान की शिकायती आवाज आई। अरे फांग युआन, बोल तो रहा है कुछ। वो मेरी शर्ट का नीचे का हिस्सा खींच रही थी। मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है। क्या तू मुझे पीठ पर नहीं ले जा सकता? इतना भी नहीं करेगा? सिस्टम की ठंडी आवाज मेरे दिल में तूफान ला रही थी। 10 मिनट, पूरी तरह मेरे अपने 10 मिनट, जो चाहूं कर सकता हूं। मेरी नजर अनियंत्रित रूप से बैतियान तियान पर चली गई। उसके सांसों से हल्के हिलते सीने पर, आंसुओं से भीगा लेकिन अभी भी प्यारा चेहरे पर, और उस ठंडी जमीन पर सिकुड़े उसके नंगे पैरों पर। हे, अगर अभी इस्तेमाल करूं तो? फांग युआन, बैतियान तियान मेरी घूरती नजर से असहज हो गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने पैर समेट लिए। तू आखिर हुआ क्या है? इस तरह मत देख। मैंने तुरंत खुद को एक थप्पड़ मार लिया। क्या सोच रहा हूं मैं, इतनी महत्वपूर्ण कार्ड को ऐसी गंदी बात के लिए इस्तेमाल करना? बैतियान तियान मेरे अचानक खुद को मारने से हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और मेरी शर्ट पकड़ने वाला हाथ भी ढीला पड़ गया। फांग युआन, तू क्या कर रहा है? मुझे डरा मत। उसकी आवाज में डर के साथ थोड़ी चिंता भी थी। मैंने सिर हिलाया और उन बेवकूफ विचारों को भगाने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस एक मच्छर था। बैतियान तियान ने चारों तरफ देखा। मेडिकल रूम में मच्छर, और वो भी शरद ऋतु में? म्यूटेंट मच्छर नहीं चलेगा क्या? मैंने बात बदल दी। घुटनों के बल बैठ गया। पीठ पर चढ़ना है ना, आजा। बैतियान तियान ने मेरी लाल हुई कान को देखा। मन में शक तो था, लेकिन जीत की खुशी ज्यादा थी। वो मुस्कुराते हुए मेरी चौड़ी पीठ पर सावधानी से चढ़ गई और हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली। अब ठीक है, तू समझदार निकला। बैतियान तियान को क्या पता कि अभी कुछ देर पहले वो मेरे दिमाग में बुरी तरह फंसी हुई थी। चांदनी पानी की तरह खाली मैदान पर बिखर रही थी। ठंडी हवा उसके बिखरे बालों को उड़ा रही थी। ठंड लग रही है? मैंने महसूस किया कि वो हल्के से कांपी।
थोड़ी सी। बैतियान तियान ने फुसफुसाकर अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया। तो मैं थोड़ा तेज चलता हूं। मैंने कदम तेज कर दिए। मेरी पीठ पर बैतियान तियान ने हल्के से किया और अपनी बाहें और कस ली। कैंपस की पगडंडी सुनसान थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट हम दोनों की परछाइयों को लंबा छोटा कर रही थी। फांग युआन, बैतियान तियान की आवाज दबी हुई थी। तूने कभी शादी करने के बारे में सोचा है? शादी? मेरे कदम अचानक रुक गए। हाथ में पकड़े उसके हाई हील्स लगभग गिरने वाले थे। बैतियान तियान जी, ये सवाल थोड़ा बहुत तेज नहीं छलांग मार रहा? बकवास मत कर, जवाब दे। उसने अपनी मुट्ठी से मेरे कंधे पर हल्का सा मारा। उसकी आवाज में छिपी हुई घबराहट थी। नहीं सोचा, मैंने सीधा जवाब दिया। मैं अभी पहली साल का हूं बहन, गर्लफ्रेंड तक नहीं है, शादी की क्या सोचूं? बैतियान तियान कुछ देर चुप रही। जब मैं सोचने लगा कि वो सो गई होगी, तब उसने जैसे खुद से ही पूछा, तो तुझे कैसी लड़की शादी के लिए सही लगती है? लेकिन जैसे ही उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, तो तुझे कैसी लड़की शादी के लिए सही लगती है? क्या तियान तियान जी, क्या तुम शादी करने वाली हो? मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ पर बैतियान तियान का शरीर हल्का सा अकड़ गया। फिर मेरे कान की लौ को कसकर लेकिन दर्द ना हो ऐसा नोचा गया। तेरा बड़ा सिर। उसकी गुस्सैल आवाज मेरे कान के पास लगी। गर्म सांस मेरे कान को छू गई। मैंने बस यूं ही पूछ लिया, शादी कौन कर रहा है? अरे दर्द, दर्द हो रहा है। मैंने जानबूझकर दांत पीस कर दिखाया। त्यान त्यान जी, यूं ही पूछने का तरीका भी बहुत डरावना है। डर जाए तू तो अच्छा। बै त्यान त्यान ने नाक सिकोड़ी और अपनी उंगलियां छोड़ दी, लेकिन अनजाने में मेरे सिर के पीछे पसीने से भीगे बालों को लपेटने लगी। जल्दी बोल, वरना फिर नोचूंगी। मैंने उसे हल्का सा ऊपर उठाकर टिका दिया और गंभीर होकर सोचने लगा। सबसे पहले तो लड़की अच्छी खासी देखने में सुंदर होनी चाहिए। फिर बै त्यान त्यान ने अपने बालों की लट को ठीक किया। उसके होठ हल्के से ऊपर उठे। फिर अच्छी फिगर वाली। छिछोरा। बै त्यान त्यान ने नीचे झांककर अपनी छाती को देखा और नाक भौं चढ़ाई। फिर स्वभाव थोड़ा आजाद होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लाड़ करने वाली भी होनी चाहिए। थोड़ा सा गुस्सा भी हो, वरना जिंदगी में मजा कहां। बै त्यान त्यान ने अपना ठोड़ी मेरे कंधे पर रख दी और धीरे से बुदबुदाई। बहुत ज्यादा शर्तें हैं। और हां, आमतौर पर थोड़ी दूर दूर लगने वाली, लेकिन असल में अलग पहलू वाली। जैसे नशे में हो तो बिल्ली की तरह चिपकने वाली। बै त्यान त्यान उंगलियां गिन रही थी। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। मैंने उसकी छोटी सी असहजता पर ध्यान नहीं दिया और बोलता रहा, होशियार हो, अपनी पसंद की चीजें हों जिनमें वो माहिर हो। गंभीर होने पर उसकी आभा अलग निकले। वो मुझे समझे, अपनी राय रखे। उसके साथ रहते हुए हर बार दिल तेज धड़के। बोलते बोलते मैं खुद भी ठिठक गया। ये इतने साफ और जीवंत शब्द अनजाने में मेरे मुंह से निकल गए, जैसे मेरे दिल में कोई साफ चेहरा बसा हो। ठंडी हवा गुजरी। सिर्फ मेरे पैरों तले सूखे पत्तों की सरसराहट और मेरी अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। बहुत देर बाद बै तियान तियान ने धीमी आवाज में कहा। मेरी गर्दन पर उसकी बाहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। जो होना था सो हुआ, तू सिंगल ही रह। मैं 2 बार सूखे से हंसा। बस आइडियल टाइप बता रहा था, सब ऐसे ही तो होते हैं। हाँ, आइडियल टाइप। बै तियान तियान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। जो उसने कहा सुनने में क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है? उसने सिर हिलाकर उस अजीब विचार को झटक दिया। अरे तेज चल, मुझे ठंड लग रही है। ठीक है। मैंने फिर से कदम तेज कर दिए। दोनों के बीच खामोशी छा गई। सिर्फ पैरों की आहट और सांसों की आवाज रह गई। डॉर्मेटरी के नीचे पहुंचते पहुंचते बै तियान तियान ने अचानक फिर से पूछा, फांग युआन, अगर एक दिन कोई तुझे जबरदस्ती किसी लड़की से शादी करने को कहे जिसे तू पसंद नहीं करता, तो तू क्या करेगा? तभी अचानक दृश्य बदल गया। बात ऐसी हुई कि उफ, बॉस हमारे पीछे रुककर लड़ते हुए शहीद हो गए। वुड स्पिरिट किंग काले चोगे वाले आदमी के पैरों में गिर पड़ा। आंसू बहाते हुए रो रो कर कह रहा था। साथ ही उसने कोहनी से पास में बैठे वाटर स्पिरिट किंग को ठेला मारा। वाटर स्पिरिट किंग चौंक गया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। सिर और नीचे झुकाते हुए रोते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही, गोल्ड स्पिरिट किंग बॉस, वो बहुत बुरी तरह मारे गए। उस हुडेड जोनी और लॉन्ग फैमिली के निंजा ने उन्हें घेर लिया था। मरते वक्त भी वो चिल्ला रहे थे कि तुम लोग भाग जाओ, खबर बॉस तक जरूर पहुंचा देना। काला चोगा पहने मानबा हत्यारों के संगठन का लीडर छाया में खड़ा था। उसकी उंगलियां कुर्सी के आर्मरेस्ट पर बने ठंडे मेटल पर फिसल रही थीं। कमरे में सिर्फ वुड स्पिरिट किंग और वाटर स्पिरिट किंग की नकली रोने की आवाजें गूंज रही थीं। बहुत देर बाद मानबा ने धीमी, भारी और रेतीली आवाज में कहा, गोल्ड स्पिरिट किंग मर गया? वुड स्पिरिट किंग का दिल धक से रह गया। ठंडा पसीना उसकी पीठ भिगोने लगा। वो सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बस और ज्यादा आंसू निकालने लगा।
हाँ, हाँ बॉस, दुश्मन बहुत ताकतवर था। बॉस ने, कौन कहता है मैं मर गया? एक जोरदार गर्जना कमरे में गरजी। मेडिकल रूम का दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। खून से लथपथ फटे कपड़ों वाला एक शख्स लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसा और जमीन पर गिर पड़ा। वुड स्पिरिट किंग और वाटर स्पिरिट किंग की रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। दोनों डर के मारे बत्तख की तरह गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। गोल्ड स्पिरिट किंग था। वो खून से लाल था, चेहरे पर कई घाव थे। एक आंख सूजी हुई बंद थी, लेकिन दूसरी आंख में गुस्से की आग जल रही थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बल बैठे दोनों को घूर रहा था। बॉस। वुड स्पिरिट किंग बुरी तरह डर गया। उसकी जान निकल गई। वो जमीन पर ढेर हो गया और कांपते हाथ से गोल्ड स्पिरिट किंग की तरफ इशारा किया। तुम तुम तो अपनी मां का सिर। गोल्ड स्पिरिट किंग ने मुंह से खून थूका। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घावों से दर्द के मारे फिर गिर पड़ा। मेरा जान बहुत मजबूत है। वो पागल जोनी तो मुश्किल था, लेकिन मुझे मारना अभी 100 साल पहले की बात है। वो हांफते हुए बोला। उसकी नजर जहर भरी छुरी की तरह वुड स्पिरिट किंग और वाटर स्पिरिट किंग पर घूमी। लेकिन तुम दोनों कुत्ते के बच्चे मुझे अकेला छोड़कर भाग गए, और अब बॉस के सामने झूठ बोल रहे हो कि मैं मर गया। वाटर स्पिरिट किंग डर के मारे कांप रहा था। उसने सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। बॉस बचाओ, बॉस बचाओ, ये सब वुड स्पिरिट ने मुझे मजबूर किया। उसने कहा, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो बॉस की जमा पूंजी हमारी हो जाएगी। वाटर स्पिरिट, तू झूठ बोल रहा है। वुड स्पिरिट किंग गुस्से और डर से पागल हो गया और उसकी तरफ झपटा। दोनों चुप रहो, मानबा लीडर की आवाज आई। आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ठंडी दहशत थी, जिससे दोनों लड़ते झगड़ते तुरंत जड़ हो गए। लेकिन जैसे ही मानबा धीरे धीरे छाया से बाहर निकला, उसका काला चोगा ठंडी जमीन को छूता हुआ आगे बढ़ा। उसने जमीन पर लहूलुहान पड़े गोल्ड स्पिरिट किंग की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सीधे वुड स्पिरिट किंग और वाटर स्पिरिट किंग पर पड़ी। तो मानबा की आवाज में कोई भाव नहीं था। मिशन फेल हो गया। यिन फॉक्स की इनर डैन नष्ट हो गई। गोल्ड स्पिरिट किंग गंभीर रूप से घायल है, और तुम दोनों न सिर्फ मैदान से भाग खड़े हुए, बल्कि मुझे धोखा देने की कोशिश भी की। वुड स्पिरिट किंग और वाटर स्पिरिट किंग के चेहरे मरघट जैसे सफेद पड़ गए। उनके मुंह से रक्षा की कोई बात भी नहीं निकल पाई। मानबा ने सिर थोड़ा सा झुकाया और पीछे वाली थाया की तरफ ठंडे स्वर में हुक्म दिया। इन्हें ले जाओ, गद्दार समझकर सजा दो। दो साए जैसे काले आकृतियां चुपचाप प्रकट हुईं। उन्होंने एक तरफ से वुड स्पिरिट किंग और दूसरी तरफ से वाटर स्पिरिट किंग को उठा लिया। दोनों चीख भी नहीं पाए और तेजी से कमरे से बाहर खींच लिए गए। गलियारे की अंधेरी में गायब हो गए। कमरे में अब सिर्फ मानबा और घायल गोल्ड स्पिरिट किंग रह गए थे। हवा में खून की तेज महक फैली हुई थी। मानबा अब धीरे से गोल्ड स्पिरिट किंग के पास आया। ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए बोला। गोल्ड स्पिरिट किंग ने दर्द सहते हुए मुश्किल से सिर उठाया। बॉस, मैं असफल रहा, मुझे सजा दीजिए। मानबा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसने काले दस्ताने वाला हाथ बढ़ाकर गोल्ड स्पिरिट किंग के खून से सने कंधे पर हल्का सा रख दिया। गोल्ड स्पिरिट किंग ने दर्द से सांस खींच ली, लेकिन दांत पीसकर चुप रहा। बहुत बुरी तरह घायल हो। मानबा की आवाज अभी भी सपाट थी। वापस लौट आना भी बड़ी बात है। लॉन्ग फैमिली की तरफ सारी बात विस्तार से बताओ। हम सब लॉन्ग फैमिली के खेल में फंस गए थे। अर्थ स्पिरिट किंग कोई गद्दार नहीं था। वो लॉन्ग फैमिली का पहले से लगा हुआ जासूस था। यह सुनते ही मानबा के चेहरे पर पहली बार हलचल हुई। गोल्ड स्पिरिट किंग ने छाती पर हाथ मारा और अपनी गोद से एक कटी हुई कान निकालकर दिखाई। अर्थ स्पिरिट किंग को मैंने मार दिया। वो मेरे घायल होने का फायदा उठाकर मुझे मारने आया था। जब उसने देखा कि मेरी चक्र शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है, तो उसे लगा कि मैं आसानी का शिकार हूं। इसलिए मारने से पहले उसने सारी बातें उगल दी। जारी रखो। दरअसल ये लॉन्ग फैमिली का संगठन के खिलाफ बहुत सोचा समझा खेल था। पहले उन्होंने संगठन के साथ मिलकर काम करने का नाटक किया। फिर लॉन्ग फैमिली का दूसरा बेटा जियोंग चेंग आया और उसने अर्थ स्पिरिट किंग के साथ मिलकर एक दर्द भरा नाटक रचा। इसके बाद उन्होंने हमें संगठन की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाकर समझौता तोड़ने की कोशिश की और उल्टा हम पर ही इल्जाम लगाया। फायर स्पिरिट किंग, वो बेवकूफ शायद उनके झांसे में आ गया था। उसे लगा कि संगठन ने पहले हमला किया है, लेकिन बाद में शायद उसे कुछ सच पता चल गया। इसलिए उसने लॉन्ग फैमिली के छोटे बेटे को बुरी तरह पीटा। उनका असली मकसद धीरे धीरे हमारे डिवीजन की मुख्य लड़ाकू ताकत को कमजोर करना और आखिर में जियोंग चेंग में हमारी सारी प्रॉपर्टी और चैनल्स हड़प लेना था। गोल्ड स्पिरिट किंग ने थोड़ा रुककर कुछ सांसें ली, फिर ठंडी हंसी हंसा। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हम इस बार 3 स्पिरिट किंग एक साथ भेज देंगे। ये उनके प्लान से बाहर था। साथ ही उन्होंने फायर स्पिरिट किंग की अक्ल और क्रूरता को कम आंका था। उन्हें लगा था वो बहुत आसानी से काबू में आ जाएगा। अगर वाटर स्पिरिट किंग और वुड स्पिरिट किंग जैसे कायर मैदान से नहीं भाग जाते, तो मैं गारंटी देता हूं कि हम चारों मिलकर आज लॉन्ग फैमिली के छोटे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ते। उनका सारा षड्यंत्र खुल जाता। मानबा चुपचाप सुन रहा था। उसकी उंगलियां फिर से अनजाने में धातु की मूर्ति पर फिसल रही थीं।
छाया उसके चेहरे को ढके हुए थी। कोई भाव समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ ठंडे मेटल पर उसकी उंगलियों की हल्की हल्की रगड़ की आवाज आ रही थी। बहुत देर बाद वो धीरे से खड़ा हो गया। लॉन्ग फैमिली, उसने धीमी आवाज में दोहराया। आवाज में न गुस्सा था न खुशी, लेकिन कमरे का तापमान और कुछ डिग्री गिरता महसूस हुआ। बहुत बढ़िया लॉन्ग फैमिली। वो मुड़ा और गोल्ड स्पिरिट किंग को पीठ दिखाते हुए बोला, तुमने अच्छा काम किया, पहले जाकर अपना इलाज कराओ। मानबा की आवाज फिर से पहले जैसी सपाट हो गई थी। ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा। जी, शुक्रिया बॉस। गोल्ड स्पिरिट किंग ने दर्द सहते हुए सलाम किया। फिर दो अचानक प्रकट हुए काले कपड़ों वाले निंजा ने उसे सहारा देकर कमरे से बाहर ले गए। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। मानबा अब अकेला छाया में खड़ा था। बहुत देर तक हिला नहीं, सिर्फ उसकी उंगलियां मेटल को छू रही थीं, जो उसकी ठंडी हत्या की इच्छा को जाहिर कर रही थी। लौंग आवतियान, उसने धीरे से खुद से कहा। उसका काला चोगा हवा के बिना ही हिल उठा। लगता है अब मुझे खुद इस लॉन्ग फैमिली के दूसरे बेटे से मिलने जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम डॉर्मिट्री के दरवाजे पर पहुंच गए त्यांतियान जी, मैंने पीठ पर बैठी बै त्यांतियान की तरफ सिर घुमाकर कहा। दरवाजा ची की आवाज के साथ खुला। सुयाओ याओ ने सिर बाहर निकाला। हमें देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। फांग साथी, तुम लोग वापस आ गए। त्यांतियान का पैर कैसा है? बहुत बेहतर हो गया है, बस अभी भी थोड़ा सूझा हुआ है। बै त्यांतियान ने मेरी पीठ पर बैठे बैठे धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। रूम के अंदर हिलिंगलिंग पूरी तरह नशे में बेहोश पड़ी थी। चारों तरफ फैलकर अपनी बेड पर सो रही थी और मुंह में बुदबुदा रही थी। एक कप और। टांग नाना दूसरी बेड पर शांत सो रही थी। उसकी सांसें स्टेडी थीं, लेकिन भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं, जैसे कोई सपना देख रही हो। मैंने बहुत धीरे से बै त्यांतियान को बेड पर लिटा दिया। कोशिश की कि उसके घायल टखने को न छूं। याओ याओ, जिंगजिंग अभी तक नहीं लौटी? बै त्यांतियान ने सुयाओ याओ की तरफ देखते हुए पूछा। अभी थोड़ी देर पहले गई थी। उसने कहा कुछ काम निपटाने हैं। सुयाओ याओ ने धीरे से जवाब दिया। आज रात तो मैं थक गई हूं। मैंने अपना कोट उतारा, कॉलर का बटन खोला और एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या क्या तुम मुझे भारी समझ रहे हो? बै त्यांतियान ने पूछा। कैसे भारी? मैंने अपने कंधे को मला। तुम झिंगजिंग साथी से कहीं ज्यादा हल्की हो। हम जरूर। अरे, तुमने झिंगजिंग को भी पीठ पर उठाया था। मेरा मतलब है, झिंगजिंग जैसी लड़की का वजन भी मैं आसानी से उठा सकता हूं। मैंने जल्दी से बात संभाली और घबराकर अपनी नाक छुई। बै त्यांतियान ने आंखें सिकोड़ी। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि सू याओ याओ ने गर्म पानी का गिलास देते हुए बात काट दी। त्यांतियान, पहले पानी पी लो। फांग साथी ने तुम्हें पीठ पर उठाकर लाया है, वे भी बहुत थक गए होंगे। सू याओ याओ ने मेरी तरफ देखा। फांग साथी, तुम भी जल्दी आराम कर लो, कल तुम्हें बाहर जाना है ना? मुझे लियू रुयान का निमंत्रण याद आ गया। सिर में हल्का दर्द होने लगा। हाँ शुक्रिया याओ याओ जी, तो मैं पहले फ्रेश होता हूँ। मैं उठा और अपनी अकड़ी हुई गर्दन को हिलाया, लेकिन बै त्यांतियान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे बेड पर सोना चाहती हूँ। मैं स्तब्ध रह गया। मैं मेरे बेड पर? त्यांतियान जी, हमारे रूम में तो 6 बेड हैं, भीड़ करने की जरूरत नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बै त्यांतियान ने लाड़ से मेरी चादर को कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसमें छुपा लिया। मेरा पैर घायल है, मैं ऊपर वाले बेड पर नहीं चढ़ सकती, और तुम्हारा बेड नया बदला गया है, ज्यादा आरामदायक है। मैं बै त्यांतियान को देख रहा था, जो बिना किसी शर्म के मेरे बेड पर कब्जा जमाए बैठी थी। उसके पैर का टखना सच में सूजा हुआ था। ऊपर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन यह बहाना थोड़ा ज्यादा ही था। त्यांतियान जी, क्या तुम जिंगजिंग के बेड पर सो जाओ? मैंने सामने की तरफ इशारा किया। नहीं। बै त्यांतियान ने तुरंत मना कर दिया और चादर को और कस लिया। खिड़की वाली जगह मुझे नींद नहीं आती, मुझे यहीं सोना है, और यहाँ छोटे युआन की खुशबू आती है। आखिरी वाक्य उसने बहुत धीरे कहा, लेकिन मैं सुन गया। मेरा दिल अजीब सा पिघल गया। मैंने आह भरी। ठीक है, तुम यहीं सो जाओ, मैं तुम्हारे बेड पर सो जाता हूँ। नहीं। बै त्यांतियान ने तुरंत सिर उठाया। ये मेरी आज की सबसे अच्छी तरीके से सौंपी हुई चादर है, तुम इसे बिगाड़ नहीं सकते। मैं अपने और बाकी लोगों के स्टैंडर्ड बेड को देखा, फिर बै त्यांतियान को देखा। आखिर समझ आ गया कि वो मेरे बेड पर रहने की पूरी तैयारी करके आई है। तो मैं सोऊं कहाँ? मैंने हार कर पूछा। बै त्यांतियान ने आंखें झपकाईं और बेड के खाली हिस्से पर थपथपाया। यहाँ जगह है ना? बेड तो बड़ा है, आधा तुम्हारा। सुयाओ याओ टांग नाना को चादर ओढ़ा रही थी। ये सुनकर उसका हाथ कांप गया। चादर लगभग गिरने वाली थी। उसने चुपके से मुझे देखा। उसके गाल हल्के लाल हो गए। ये ठीक तो है ना? मेरे कान गर्म हो रहे थे। पहले भी दूसरे स्कूल ब्यूटीज के साथ बेड शेयर किया था, लेकिन वो सब मजबूरी में था। अब बै त्यांतियान खुलकर न्योता दे रही थी। क्या बुरा है? बै त्यांतियान ने सिर टेढ़ा करके मासूम चेहरा बनाया। पहले भी साथ सो चुके हैं ना? या? उसकी आवाज अचानक उदास हो गई। तुम घायल मुझे अकेला छोड़कर सोना चाहते हो? रात में अगर गिर गई तो? 666। बिल्कुल अभिनय नहीं कर रही। मैं मन ही मन चिल्लाया, लेकिन उसके पट्टी बंधे पैर को देखकर मुंह से नहीं शब्द नहीं निकल पाया। ठीक है, ठीक है। मैं हार मान गया।
लेकिन वादा करो कि अच्छे से सोना। पिछली बार की तरह मुझे लात मत मारना। वह तियान तियान ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे चोरी करने वाली बिल्ली। तो तय हो गया। याओ याओ जी, क्या तुम मेरी नाइट सूट ले आओगी? सू याओ याओ सूट लेने गई तो मैं फटाफट बाथरूम में घुस गया। आईने में अपना लाल चेहरा देखकर मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया। शांत हो जा फांग युआन, शांत। वो सिर्फ पैर घायल होने की वजह से देखभाल चाहती है और कुछ नहीं। जब मैं बाथरूम से निकला तो रूम में सिर्फ एक हल्की नाइट लैंप जल रही थी। मैंने जानबूझकर बहुत धीरे कदम रखे ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। टांग नाना ने करवट बदली और नींद में बुदबुदाई, मत जाओ। मेरे कदम रुक गए। दिल एक धड़कन छूट गया। मैं चुपके से टांग नाना की बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया। हल्की नाइट लैंप की रोशनी में उसकी सोई हुई साइड प्रोफाइल को देखने लगा। उसका रोज का ठंडा चेहरा अब बेहद नरम और सुंदर लग रहा था। मैं उसकी सोई हुई सूरत को ध्यान से देख रहा था, जैसे इस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूं। नाइट लैंप की मुलायम रोशनी ने उसके चेहरे पर सुनहरी झलक डाल दी थी। उसकी बंद आंखें, लंबी घनी पलकें जो छोटे पंखे की तरह छाया डाल रही थीं, सांसों के साथ हल्के हिल रही थीं। उसकी नाक सीधी और नाजुक थी। वो होंठ जिन्हें मैंने पहले चूमा था गुलाबी रंग के थे और नींद में भी हल्के से फूले हुए थे। सारी सुरक्षा और दूरी हट गई थी। सिर्फ दिल को पिघलाने वाली नरम सुंदरता रह गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने टांग नाना को और ध्यान से देखा, उसके कुछ काले बाल सफेद तकिए पर बिखरे हुए थे, जो उसके गोरे चमकदार चेहरे को और भी ज्यादा सुंदर बना रहे थे। वो जैसे सोई हुई पूर्वी परी लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि दिल दहल जाए और इतनी नाजुक कि सांस लेने की भी हिम्मत न हो। मैंने पहले कभी टांग नाना को इतने करीब से, इतनी ध्यान से नहीं देखा था। उसकी खूबसूरती से मेरा दिल सीने में भारी और तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी सुरक्षा करने की इच्छा और उत्तेजना साथ साथ उभर रही थी। मैंने अनजाने में सांस रोक ली, कहीं ये सुकून भरा पल टूट न जाए। थोड़ा सा सिर घुमाया तो भले ही वो सीधी लेटी हुई थी, फिर भी वो दोनों बड़े बड़े तरबूज जैसे ऊपर उठे हुए थे और पतली चादर को आकर्षक आकार में ऊपर की तरफ खींच रहे थे। मैं अनजाने में थूक निकल गया। मैंने तेजी से सिर हिलाया, उन गलत विचारों को भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजर जैसे चुंबक की तरह उससे चिपकी हुई थी। तभी टांग नाना ने अनजाने में करवट बदल ली और मेरी तरफ मुंह कर लिया। अरे, उसके कपड़े का गला और खुल गया, जिससे और ज्यादा मनमोहक नजारा दिखने लगा। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। खून शरीर के एक खास हिस्से की तरफ दौड़ने लगा। फांग युआन, टांग नाना ने फिर से नींद में बुदबुदाया। इस बार उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। मैं यहां हूं नाना। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को सहलाने की कोशिश की, तभी एक तकिया सीधा मेरे सिर के पीछे लग गया। देख लिया? वह त्यान त्यान की दबी हुई आवाज सामने वाली बेड से आई। उसमें साफ नाराजगी थी। चाहो तो मैग्नीफाइंग ग्लास ले आऊं और पास से देख लो। मैं चौंक गया, जल्दी से उठ खड़ा हुआ और शर्म से अपनी नाक छूने लगा। हाँ हाँ, त्यान त्यान जी, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने बस जमीन पर कुछ गिरा था। मैंने मुड़कर सूखे मुंह से हंसी निकाली। बै त्यान त्यान किसी समय आधा उठकर बैठ गई थी, आंखें सिकोड़कर मुझे घूर रही थी। हाथ में दूसरा तकिया था, जैसे कभी भी फेंक सकती हो। हाँ, अच्छा हुआ मैं सोई नहीं, वरना पता नहीं कुछ लोग क्या क्या करने लगते। उसने बुरा सा मुंह बनाया और दूसरा तकिया भी फेंक दिया। मैंने तकिया पकड़ लिया। खुद को मौके पर पकड़े गए किसी बदमाश जैसा महसूस हो रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अपने बेड की तरफ बढ़ गया। बेत्यांतियान ने पहले ही पिंक नाइट सूट पहन लिया था। ऊपर वाले कार्टून प्रिंट की वजह से वो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। वो करवट लेकर बाहर की तरफ मुंह करके लेटी थी और दीवार वाली तरफ जगह छोड़ रखी थी। उसका घायल पैर चादर के बाहर सावधानी से रखा हुआ था। मेरे पास आने पर उसने आंख खोलकर एक दरार सी की और खाली जगह पर थपथपाया। आवाज में थकान के साथ थोड़ा घमंड था। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लिए चादर गर्म कर दी है। आ रहा हूं। बेत्यांतियान ने मुंह फेरा और धीरे से अंदर सरक गई। मुझे जगह बना दी। मैं अकड़ कर लेट गया। कोशिश की कि बेड के किनारे से चिपका रहूं और बेत्यांतियान के बीच थोड़ी सी दूरी रखूं। चादर सिर्फ एक थी। बेत्यांतियान ने बिना झिझके ज्यादातर हिस्सा खुद में लपेट लिया। मुझे सिर्फ एक कोना दे दिया। नाइट लैंप बंद कर दी गई। रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ हे लिंगलिंग की कभी कभी आने वाली बुदबुदाहट और टांगनाना की स्टेडी सांसें सुनाई दे रही थीं। सू याओ याओ ऊपर वाले बेड पर सो चुकी लग रही थी। अंधेरे में सारी संवेदनाएं बहुत तेज हो गईं। मैं साफ साफ बैत्यान त्यान के शरीर से आने वाली हल्की चमेली की खुशबू महसूस कर रहा था, जिसमें थोड़ी दवाई की महक भी मिली हुई थी। उसकी गर्माहट पतले कपड़ों से मेरे शरीर तक पहुंच रही थी, जिससे मेरा शरीर और ज्यादा अकड़ गया। मैं जड़ होकर लेटा हुआ था। एक बार भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी दूर क्यों लेटे हो? गिरने से नहीं डरते? कुछ देर बाद बैत्यान त्यान की आवाज मेरे कान के पास आई। गर्म सांस मेरे कान को छू गई। नहीं, मेरा बैलेंस अच्छा है, मैंने जिद से कहा, लेकिन शरीर सुन्न हो रहा था। अंधेरे में मैंने महसूस किया कि बैत्यान त्यान ने हल्के से नाक सिकोड़ी। फिर उसका एक ठंडा छोटा पैर आजमाइशी के तौर पर मेरी पिंडली को छू गया। सिस, मैं अनजाने में सिकुड़ गया। दर्द हुआ?
बैत यान तियान ने तुरंत शिकायती स्वर में कहा, माफ करना, माफ करना। मैं तुरंत जड़ हो गया। मन में पछतावा हो रहा था। मैं जानबूझकर नहीं किया। तुम ठीक तो हो? नहीं ठीक। बैत यान तियान ने फायदा उठाते हुए अपना दूसरा पैर, जो घायल नहीं था, भी मेरी पिंडली पर रख दिया। उसका ठंडा पैर मेरी त्वचा से चिपक गया। गर्मी ले रहा था। मुझे गर्म कर दो। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। उस नाजुक और ठंडी स्पर्श से जैसे करंट दौड़ गया। तुम खुद गर्म हो जाओ। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगभग गिरने वाला था। कंजूस, बैत यान तियान बुदबुदाई, लेकिन उसके पैर के अंगूठे मेरी पिंडली पर हल्के हल्के रगड़ रहे थे, जैसे ज्यादा आरामदायक जगह ढूंढ रही हो।